यस, लेट अस स्टार्ट। कल ही अपन लोगों ने AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टार्ट किया था। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन बेसिकली क्या है पता है क्या? ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ये क्या बताता है आप लोगों को? पॉइंट ऑफ टाइम जब आप लोगों को रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का है, मतलब किस समय के ऊपर आप सेल की एंट्री करने वाले हो। अपन यहाँ पे देखा था कि रेवेन्यू मतलब क्या? कैश, कैश वेदर इन काइंड या फिर कैश बोलो, अदर कंसिडरेशन बोलो, जो कि रिसीव हो चुके हैं या फिर रिसीवेबल है तीन एक्टिविटीज से। एक तो गुड्स को बेच के, दूसरा सर्विसेज को बेच के, या फिर एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को बेच के। फिर अपन लोगों ने देखा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब क्या? रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब सिंपल ये है कि आपको ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ये टाइमिंग बताता है कि कब आपने रेवेन्यू की एंट्री करना चाहिए, कब आपने सेल की एंट्री करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर अपन लोगों ने देखा था सेल ऑफ गुड्स के अंदर क्या रहता है। सेल ऑफ गुड्स मतलब सेल ऑफ गुड्स से मैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा? जब चार चीजें पूरी होती है तभी मैं सेल ऑफ गुड्स को रिकॉग्नाइज करने वाला हूँ। सिंपल सेल बोल रहा मैं। हाँ, I am not talking about the conditional scales which have been described in the next part of the topic. यहाँ पे मैं सिंपल सेल्स की बात कर रहा हूँ। चार कंडीशंस मीट होती है तभी तभी चारों के चारों कंडीशंस मीट होना जरूरी है। चार कंडीशंस कौन सी है? प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, मतलब बिल बन गया बायर के नाम पे। दूसरा, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। तीसरा, नो सिग्निफिकेंट कंट्रोल, सॉरी नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैव बीन रिटेन्ड बाय द सेलर। और चौथा, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट इन द अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन। नो इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। कैसा है मालूम है? मैं ना सेलर हूं, मैं हम क्या बेचते मालूम है क्या? हम एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसे सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचते हैं। एक व्यक्ति मेरे यहाँ पे आया, उसने मेरे से वॉशिंग मशीन खरीदी। ओके, वॉशिंग मशीन उसने खरीदी, 20,000 रुपए मैंने दिए, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, सब कुछ हो गया। लेकिन उसने क्या बोला? बोले हमारे घर पे रिनोवेशन चालू है, 20 दिन वास्ते है, उस दिन बोले आप हमारे यहाँ पे भिजवा देना। बोले 20 दिन अभी है, आपके यहाँ पे ही रहने दो। 20 दिन वो मशीन मेरे यहाँ पे ही पड़ी हुई थी। अब ये 20 दिन भले मेरे यहाँ पे मशीन मेरे यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन क्या उसका इफेक्टिव कंट्रोल मेरे पास में है क्या? यस एनीबॉडी? बायर के रिक्वेस्ट के ऊपर मेरे यहाँ पे मशीन पड़ी हुई, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर मेरे यहाँ पे मशीन पड़ी हुई है। तो क्या रोहित कृपलानी इसको भी मैं इफेक्टिव कंट्रोल बोलूंगा कि वॉशिंग मशीन का मेरे पास में है? नो सर। ऑफ कोर्स नॉट। मेरा इफेक्टिव कंट्रोल है ही नहीं। इफेक्टिव कंट्रोल मतलब एक्चुअल कंट्रोल लेके मेरा उसके ऊपर नहीं, मैं सिर्फ गोडाउन करके मेरे यहाँ पे माल पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अल्टीमेट कलेक्शन। मुझे जो पैसा मिलने वाला है उसके बारे में कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, ठीक है। कंडीशनल सेल्स था। इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है ये कंडीशनल सेल्स में तो कुछ हो गया? एनी प्रॉब्लम इन द कंडीशनल सेल्स? बोलो। कंडीशनल सेल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सभी लोगों को पूछ रहा, मैं नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे आगे आगे। हाँ, माइक बंद करो मोहित, माइक बंद करो। हाँ, अब सर्विसेज से होने वाला रेवेन्यू, सेल ऑफ गुड्स का तो मैंने बताया चार चीजें हैं। सर्विसेज में तीन चीजें हैं कि सर्विस हैज बीन एक्चुअली परफॉर्म्ड, मतलब मेरी सर्विस का परफॉर्मेंस हो गया होना चाहिए। जैसे मैं क्या बोलता हूँ वहां पे, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स आई एम डिस्क्राइबिंग कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। वैसे ही यहाँ पे सर्विसेज में क्या है कि जैसे मैं इंस्टॉलेशन की सर्विसेज रेंडर करता, मैं एसी इंस्टॉल करके देने वाला एक व्यक्ति, तो मेरी सर्विसेज परफॉर्म कब हो जाएंगी? जब मैंने सामने वाले के मन लायक, सामने वाले की सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने एसी इंस्टॉल करके दे दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। समझ में आ रहा है? कि जैसे मेरे यहाँ पे कोई रिटर्न भरने के लिए आया, तो इसकी सर्विस मेरी कब कंप्लीट होंगी? ये एनीबॉडी? सर्विस कब कंप्लीट होंगी? जब मैंने रिटर्न उसको भर के दे दिया उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि मैंने उसको वो चीज जो मैंने प्रॉमिस की थी, या फिर जो चीज के लिए सामने वाला मेरे यहाँ पे बंदा आया था, वो चीज मैंने उसको पूरी करके दे दी है। फ्यूचर में देने वाला हूँ, ऐसी बात है कि नहीं? सर्विस हैज बीन परफॉर्म्ड, हो गया है। नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। कोई कंसिडरेशन जो मिलने वाला है उसके बारे में कोई अनसर्टेनिटी किंतु परंतु नहीं है। और इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द अल्टीमेट कलेक्शन। भले आज मिला नहीं होगा, लेकिन मिल गया ऐसा बोल रहे कि यहाँ पे कहीं भी नहीं। देखो, यहाँ पे AS9 में कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहे कि कैश मिल गया होगा तो रेवेन्यू रिकग्नाइज करो, कैश मिल गया होगा तो सेल ऑफ गुड्स रिकग्नाइज करो, कैश मिल गया होगा तो सर्विसेज रिकग्नाइज करो। ऐसा नहीं है, मिलने भी वाला होगा और आपके उसके बारे में कोई अब अनसर्टेनिटी दिमाग में नहीं है। आपको सामने ने प्रॉमिस कर दिया कि तुमको पैसा मिलने वाला है, तो फिर अब आप उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आपने जो सर्विस प्रॉमिस की वो आपने कर दी, और दूसरा
कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कंसिडरेशन के बारे में और आपको मिलने ही वाला है। अब इसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक तो कंप्लीटेड सर्विस मेथड जहां पे सर्विस पूरी कंप्लीट होने के बाद में आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं, दूसरा रहता है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड जिसको आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, इसको पीसीओएम भी बोलते हैं, पीसीएम भी बोलते हैं। एक तो कंप्लीटेड सर्विस मेथड और दूसरा क्या है प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। जैसे 25% सर्विस होगी तो 25% रेवेन्यू कर लो, 50% सर्विस होगी तो 50% कर लो। इसके अंदर तो कैसा है 100% सर्विस कंप्लीट होने के बाद में आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं और यहाँ पे स्टेजेस के अंदर रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं। तो पहला है परसेंटेज के हिसाब से और दूसरा है स्टेजेस के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि पहला परसेंटेज के हिसाब से और दूसरा स्टेजेस के हिसाब से रहने वाला है। स्पेशल कंडीशन जैसे इंस्टॉलेशन मैंने अभी बताया आपको, तो कब इसके आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे जब इंस्टॉलेशन हो गया। एडवर्टाइजमेंट इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट की कमीशन। जैसे आप एक एजेंसी के यहाँ पे गए, बोले हमारे लोकमत के अंदर ये एड छाप के लाओ, ठीक है, तो एजेंसी ने कब आपकी रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना चाहिए बोलो तो जब लोकमत के अंदर एड दिख गई तब। जैसे आप एक बालाजी टेलीफिल्म नाम की एक कंपनी है जो टीवी के ऊपर एड लाती लोगों की, आप उनके आगे बोले हमारे प्रोडक्ट इसके टीवी के ऊपर एड लाओ, तो वो लोगों ने एड का रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना चाहिए, टीवी पे जब एड दिख गई तब। समझ में आ रहा क्या, जिस दिन एड्रेस पब्लिक के सामने आ गई तब। इंश्योरेंस कमीशन जिस दिन पॉलिसी का कमेंसमेंट होता उस दिन आपने रिकग्नाइज करना चाहिए। समझ में आ रहा क्या। ट्यूशन फीस है, जैसे आप लोग ट्यूशन फी दे रहे थे, इसका रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज होना चाहिए, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। बोले 50% पोर्शन कंप्लीट हो गया 50% रिकग्नाइज कर लो, 100% पोर्शन हो गया 100% रिकग्नाइज कर लो। जैसे आपका पूरा 1 साल का है तो पूरा 1 साल भर के अंदर ये रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए। 1 साल का बोले इंस्ट्रक्शन का पीरियड है, तो ये साल जैसे आप लोग 20-21 के अंदर आए, एडमिशन लिया 20-21 के लिए, आपने पैसा दिया वहां पे 1 लाख रुपए, तो आपकी जो फीस है वो पूरे 20-21 के अंदर जाने वाली है। जैसे आपने मेरे यहाँ पे आए, मेरे यहाँ पे आप आए तो बोले सर हमको 2 साल का ट्यूशन लगाने का है, 11वीं भी और 12वीं भी, 20-21 भी और 21-22 भी, टोटल फीस है 1 लाख रुपए, तो 50,000 20-21 में, 50,000 21-22 में। समझा कि ये मैंने क्या बोला अभी आपको, 1 साल के लिए आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है, 6 महीने के लिए आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो एक पीरियड के अंदर आ जाता। लेकिन जैसे 2 साल 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप मेरे यहाँ पर ट्यूशन लगाए, तो जो भी आप फीस देंगे उसको 2 साल के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टेन्योर ऑफ ट्यूशन। एंट्रेंस फी जनरली कैपिटलाइज करते, मेंबरशिप फीस तो हर साल रिकॉग्नाइज करना पड़ती है। एंट्रेंस फी बोले 100 रुपया आप हमारे क्लब के मेंबर बन जाओ और हर साल 500 रुपए देते जाओ, 500 रुपए की हर साल की फीस आपने रिकॉग्नाइज करना चाहिए हर साल की पीएनएल में, और 100 रुपए एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि अभी तक की कोई प्रॉब्लम किसी को, बेचना पड़ो तो ये नहीं भी पढ़े तो चलता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, 1 2 3 4 और 5 इतनी पढ़ो, ये छोड़ दो लगे, फर्स्ट 3 एंड लास्ट पढ़ो जल्दी, कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी के अभी पूछो। चलो कोई प्रॉब्लम है किसी को, श्रेयरी, अंजलि, सर ज्ञान बोलो। सर इंश्योरेंस वाला आपने ना लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है ज्ञान, ठीक है, हर साल उसका प्रीमियम 12,000 है, आप हर साल 1 अप्रैल को 12,000 रुपए प्रीमियम दे देते हैं। जैसे आपने प्रीमियम दे दिया आपकी पॉलिसी कमेंस हो गई, तो 12,000 रुपए जिस दिन आपने दिया, जिस दिन पॉलिसी चालू हुई उस दिन आपने रिकग्नाइज कर लेना, हर साल 12,000 रुपए आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। फिर अगले साल और 12 देंगे तो पॉलिसी और रिन्यू हो गई, फिर अगले साल के 12,000, फिर और रिन्यू हो गई, फिर और 12,000। समझे। हाँ सर, जिस साल प्रीमियम देंगे उस साल का कमिट रहेगा। सर कमिटमेंट फीस म्हणजे मतलब कुठे आहे कमिटमेंट फीस, सर फाइनेंशियल सर्विस कमीशन। कमिटमेंट फीस कैसा रहता है, पहली बात कमिटमेंट फीस कैसा रहता है मालूम है, कमिटमेंट फीस कब लगती है आपको मालूम है। देखो पहली बात कैसा रहता है, लोन जब आप लोग लेते तो एक निश्चित समय के लिए रहता है कि जैसे आपने घर के लिए लोन लिया, एक डुप्लेक्स खरीदा उसके लिए 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया, तो 10 लाख रुपए का जब आपने लोन लिया ना तो आपको कैसा रहता मालूम है क्या, कि वो 10 लाख का जो लोन है आपने प्रॉमिस करते कि हम 10 साल के अंदर इसको रीपे करेंगे, 10 साल के अंदर आप उसको रीपे करेंगे।
सपोज आपने उसको 5 साल में कर दिया रिपे, सपोज आपने उसको 5 साल के अंदर ही रिपे कर डाला, ठीक है, तो फिर आपको कमिटमेंट चार्जेस लगते हैं। मतलब प्री पेमेंट ऑफ लोन, प्री यानी जल्दी आपने कोई लोन भर दिया, आपने कमिटमेंट कितने दिन का दिया था, 10 साल का, भरा कितने दिन में, 5 ही साल में, बैंक का तो नुकसान हो गया 5 साल का, आपने जल्दी पैसा दे दिया बैंक को वापस, बैंक का ब्याज का नुकसान हो गया, तो बैंक आपको फिर कमिटमेंट फीस लगाती है। समझ में आ रहा है? ऐसे कैसा है मालूम है क्या? अब ये कमिटमेंट फीस जनरली कैसी रहती मालूम है कि आपने 5 साल जल्दी दे दिया ना, वैसे 5 साल के अंदर इसको ब्रेक करके लेना, 5 साल के अंदर इसको, बचे हुए 5 साल के अंदर इसको रिकग्नाइज करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं, इसको जो साल मिली ना कमिटमेंट फी उस साल ही रिकग्नाइज कर लेते हैं। कमीशन चार्ज फॉर अरेंजिंग द लोन, कमीशन मिलती लोन के ऊपर, ठीक है, वो किस दिन चार्ज करना चाहिए, जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन का वो रेवेन्यू रहता है। कमिटमेंट फीस रिकॉग्नाइज्ड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द लोन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द लोन। लेकिन मैं आपको बता रहा था बैंक में कोई ऐसा नहीं करता। कमिटमेंट पूरा नहीं करने के लिए चार्जेस जो लगते हैं उसको बोलते हैं कमिटमेंट चार्जेस। आपने 10 साल के लिए लोन बोला था, 5 साल में प्रीपे कर रहे, बैंक का 5 साल के पैसों का नुकसान करा आपने बैच का, इसके लिए बैंक आपको चार्जेस लगाती है, ठीक है। और बोलो सर मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस मतलब क्या रहता? मेंबरशिप फी मतलब मेंबर रहता नहीं क्या, जैसे क्लब है, जैसे सिटी स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, उसमें हर साल 500 रुपए आप लोगों को, 500 रुपए आप लोगों को देना पड़ते। अब ये 500 रुपए आप लोग उनको दे रहे, तो सिटी स्पोर्ट्स क्लब क्या करेगा, 500 रुपए साल भर के अंदर डिवाइड करेगा और 500 रुपए वो साल के रिकग्नाइज करेगा। कभी कभी 10-10 साल की मेंबरशिप फी एक साथ भरी जाती, 10-10 साल की मेंबरशिप फी एक साथ भरी जाती, 10 साल की मेंबरशिप फी एक साथ भर रहे तो फीस को 10 साल में डिवाइड करना पड़ेगा। एक ही साल की मेंबरशिप एक बार में भर रहे तो वो साल की इनकम है। कितने साल के लिए आप दे रहे उसके लिए वो डिपेंड करता है। 1 साल के लिए दे रहे तो जो साल में दिया उस साल की तो ही छो, 10 साल के लिए दे रहे तो 10 साल के अंदर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। एंट्रेंस फी को अपन लोग कैपिटलाइज करते कॉर्पस करके रहता हूँ, ट्रस्ट के अंदर होता है कैपिटल, हाँ वैसा। और बोलो ठीक है। अब ये देखो इंटरेस्ट, रॉयल्टीज और डिविडेंड। डिविडेंड तो अपना बार बार हुआ है, डिविडेंड का कब होता है, जिस दिन वो डिक्लेयर हुआ एजीएम के, तो उस दिन ही आपका वो लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है और उस दिन ही आपने उसको रेवेन्यू करके रिकग्नाइज करना चाहिए। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड मतलब एजीएम के अंदर जिस दिन आपका एस्टेब्लिश हो जाता है उस दिन ही कंपनी के लिए लायबिलिटी रहता है और उस दिन ही आपके लिए वो रेवेन्यू रहता है। इंटरेस्ट क्या रहता है, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस के ऊपर, तो सभी लोगों को मालूम, जैसे एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट है भले आपको मिल नहीं रहा होगा लेकिन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस के ऊपर, एक्चुअल बेसिस के ऊपर आपने उसको लेना ही चाहिए। जैसे 1 लाख रुपए की एफडी है, 5 साल बाद मैच्योर होने वाली है, 10% ब्याज हर साल का है, तो 10-10 हजार आपने हर साल रिकग्नाइज करना चाहिए। क्या इंटरेस्ट की एंट्री होंगी बताओ, तो एफडी पे क्या इंटरेस्ट की एंट्री क्या होंगी बताओ, कौन बोलेगा? एफडी इंटरेस्ट की क्या एंट्री होंगी? पैसा मिला नहीं, एक्री हो रहा तो भी अपन लोग एंट्री करते, ये तो आपको मालूम है। क्या एंट्री होती है उसकी बताओ, बोलो कौन बोलेगा? तेजस है के बैच में? तेजस, तेजस है के बैच में? नहीं है। ओके, लोकेश है बैच में? अगेन नहीं है। केशव राठी है बैच में? वेरी गुड, नहीं है, चलो ठीक है। हाँ साक्षी सिसोदिया बोलो तो एफडी इंटरेस्ट की क्या एंट्री होंगी? सर बाय बैंक टू इंटरेस्ट। बाय बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो मिला ही नहीं, फिर बैंक को डेबिट काय के लिए कर रहे हो? सर फिर बाय एफडी करना पड़ेगा एसेट। हाँ बाय एफडी टू इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट आप लोगों को पीएनएल के अंदर क्रेडिट करना पड़ेगा। कब करेंगे? हर साल 31 मार्च को एंट्री करना है, इंटरेस्ट मिलो या ना मिलो। रॉयल्टीज है, रॉयल्टीज कैसा रहता है, जैसे हमने एक कहानी लिखी, ठीक है, चेतन भगत ने कहानी लिखी, वो उसने बेच दी पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस को, वो कहानी का कैसा रहता है, एक बार उसने बेच दी, वो तो बेच तो दी, अब वो जितने पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस किताबें बनाएगा उतने बार उसको रॉयल्टी मिलते जाएंगी, मिलते जाएंगी, मिलते जाएंगी, मिलते जाएंगी। तो डिपेंड करता है हर साल में कितनी किताबें पब्लिश करेंगे, जितनी किताबें हर साल पब्लिश करेंगे उतनी रॉयल्टी आते जाएंगी, आते जाएंगी और आते ही रहेगी। समझ में आ रहा है ना? रॉयल्टीज का ऐसा ही रहता है, जितनी किताबें बिकेंगी, जितने बार वो गाने की सीडी बनेंगी, जितने बार पिक्चर दिखेगा, ये ऐसा रहता है, उतने बार वो कहानी का
जो जिसका भी राइट रहता है, जिसकी वो लिटरेरी वर्क है, जिसका वो लिटरेचर है, उसको वो पैसा मिलते रहता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इसके अंदर भी वही है कि कोई अनसिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड नहीं रहना चाहिए। When interest, royalty, dividend from the foreign countries require exchange permission, uncertainty in remittance is anticipated, revenue recognition may be postponed. जैसे पाकिस्तान के शेयर्स आप लोगों ने खरीदे, लेकिन पाकिस्तान से यहाँ पे पैसा ही नहीं भेजने देती सरकार, तो आपने फिर रेवेन्यू रिकग्नाइज ही करना नहीं चाहिए। कोई अनसर्टेनिटी रहना नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर इसमें सेल ऑफ गुड्स में भी है, सर्विसेज में भी है, रॉयल्टीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट में भी है कि रेवेन्यू रिकग्नाइज करते समय उसमें आपके मन में किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। मिलना है मतलब मिलने ही वाला है, कोई अनसर्टेनिटी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। इन गुड्स ऑल्सो, इन सर्विसेज ऑल्सो, इन इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड ऑल्सो, तीनों भी तरीके में यही है, तीनों भी जगह यही है कि कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रहना नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट में छोटा सा पॉइंट है, ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द रेवेन्यू रिकग्निशन। एग्जाम में पूछते ही बार बार कि कभी कभी अनसर्टेनिटी रहता, मतलब क्या, जैसे एस्केलेशन ऑफ प्राइस है, ठीक है, एस्केलेशन ऑफ प्राइस, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में 150 करोड़ के अंदर फाइनल हुआ था, लेकिन आपने देखा महंगाई बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, आपने क्या करा, गवर्नमेंट के पास में एक रिक्वेस्ट करी। किसके पास में रिक्वेस्ट करी, बोले जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उनके पास में रिक्वेस्ट करी कि बोले हमको 50 करोड़ का मिनिमम एस्केलेशन देना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करके रेवेन्यू देना ही पड़ेगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई। जो सीमेंट जब आपने टेंडर दिया था जब 380 रुपए की बैग थी, आज जो 420 रुपए की बैग हो गई। लोहा जब बोले 20 रुपए किलो था, आज 25 रुपए किलो हो गया। बोले एक ईंट 7 रुपए की थी, आज वो 11 रुपए की होगी। सब चीजों के भाव बढ़ गए। कॉन्ट्रैक्ट दिया था 4 साल पहले, पूरा हुआ नहीं, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चालू है, तो बोले आपको एस्केलेशन देना पड़ेगा तो हम ये आगे कर पाएंगे, नहीं तो हमको बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट के पास में रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, अब पक्का पता नहीं, वो हो भी सकती है एक्सेप्ट, नहीं भी हो सकती। मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देने की कंडीशन ही उन्होंने पहले से डाल के रखी हुई थी, नहीं तो मुझे ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अभी जो 50 करोड़ है ना, इसकी रिक्वेस्ट मैंने दे दी, लेकिन क्या हो गया, इसके बारे में भी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है। क्या हो गया, अनसर्टेनिटी है, दे भी सकते नहीं भी दे सकते, ऐसा वाला कार्यक्रम चालू है। कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं। तो मैंने 150 करोड़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने पे, 200 करोड़ करना चाहिए, मैंने 150 करोड़ ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि 50 करोड़ के बारे में तो सर्टेनिटी ही नहीं है। फिर कब करना 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट का वो प्राइस, कब, जिस दिन मिलेंगे उस दिन करेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कैसा है, अनसर्टेनिटी जब तक है तब तक आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना। एक बार अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, आपको पक्का हो गया मिलने वाला है या फिर मिल ही गया, एक तो वर्चुअली सर्टन है या फिर मिल ही गया, तो आपने रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो मैं शुरुआत में 150 करोड़ ही रिकॉग्नाइज करूंगा। कब तक, जब तक कि मुझे वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं मिलती। एक बार वर्चुअल सर्टेनिटी मिल गई तो मैंने 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, या फिर ऐसा करना, जब तक सर्टेनिटी नहीं आती कुछ नहीं करना, 150 करोड़ ही करना, सर्टेनिटी मिल गई तो और 50 का कर लेंगे। फिटिंग। Ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, escalation of price, export incentive, interest, etc. Revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. Extent of uncertainty मतलब जैसे 200 करोड़ में से मैं सिर्फ 150 करोड़ ही करूंगा, क्योंकि 50 करोड़ के बारे में uncertainty involved है. In such cases, it may be appropriate to recognize the revenue only when it is reasonably certain that the ultimate collection will be made. जिस दिन मुझे पक्का होगा कि मिलने वाला है तो ही मैं करूंगा. However, there is no uncertainty as to ultimate collection revenue recognized at the time of sale. अगर कोई uncertainty नहीं है तो आपको पूरा 200 करोड़ आप लोगों ने करना चाहिए। पेमेंट मिलो या ना मिलो, पेमेंट मिलने या मिलने के ऊपर तो अपन कहीं पूरा है ही नहीं ना। देखो कैश रिसीव नॉट रिसीव के ऊपर तो पूरा खेल कहीं भी निर्भर ही नहीं करता। आपका तो कैसा है, यहाँ पे कैश रिसीव या फिर रिसीवेबल भी रहा तो अपन लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते। बार बार आपको एक ही पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कर रहा, लोगों को क्या लगता है दिमाग में कि बोले कैश मिला तो बोले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, ऐसा नहीं रहता। कैश मिलने ना मिलने के ऊपर कोई भी चीज कभी भी डिपेंड ही नहीं है। सोगा के अंदर कैश के बारे में बात ही नहीं है। सिर्फ आपको लगता है कि पक्का है मिलने वाला है तो भी अपन लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता। कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग करते क्या आप? नहीं। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन भी गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल है। मतलब क्या हो गया, रिसीव या फिर रिसीवेबल भी चलता है। कहीं भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ये होना कैश मिलेगा आज तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसा कहीं भी बोला हुआ नहीं है। समझ में आ रहा क्या? अब कैसा हो गया कि पहले उन्होंने, सरकार ने बोला था कि हम आपको चलो दे देते, हम आपको 200 करोड़ दे देते, कुछ नहीं है, बोले
ठीक है, आपने एस्केलेशन क्लॉज बोला था, हमको भी समझ में आता, चलो 200 करोड़ की बात होगी, चलो आप बोल रहे हैं 50 करोड़, तो चलो बोले 200 करोड़ के अंदर बात होगी, अब हम आपको बढ़ा के देंगे नहीं, तो 200 करोड़ बोले हम आपको देंगे, तो मैंने 200 करोड़ रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन इसके बीच में क्या हो गया, सरकारें बदल गई, समझ में आ रहा है, सरकार की पॉलिसीज बदल गई, बोले कोई एस्केलेशन क्लॉज कोई कुछ नहीं, जो पहले था वो भी नहीं, जो बाद में था वो भी नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव के साथ में उन्होंने क्या बोला, एस्केलेशन क्लॉज सब कैंसिल हो गए, बोले सरकार कोई भी एस्केलेशन क्लॉज देने वाली नहीं है। तो 50 करोड़ के ऊपर अब क्या हो गया, पानी फिर गया, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, 50 करोड़ के लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। देखो अनसर्टेनिटी अगर पहली स्टेज पे है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के टाइम पे है, तो क्या बोलते हो, रिकॉग्नाइज ही मत करो, सिर्फ 150 करोड़ ही रिकॉग्नाइज करो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते समय जो अनसर्टेनिटी है तो करो मत, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के बाद में अनसर्टेनिटी है तो क्या करना चाहिए, आप लोगों ने उसके लिए बनाना चाहिए प्रोविजन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के समय है तो करो मत, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के बाद में है तो आपने क्या करना चाहिए, प्रोविजन बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, दोनों भी पॉइंट अलग अलग है, एक में है करो ही मत, दूसरे है इसमें है कर लिया तो अब प्रोविजन बनाओ। सर वो सेल की एंट्री को रिवर्स नहीं करते आता कि नहीं, सेल की एंट्री कभी ऐसी रिवर्स नहीं होती, आप लोग सेपरेट प्रोविजन बनाते हैं। When consideration receivable is not reasonable determine, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते 50 मिलेगी, 55 मिलेगी, 60 मिलेगी, तो आप पोस्टपोन कर दो, रिकॉग्नाइज ही मत करो। तीनों पॉइंट अच्छे अच्छे दिए हुए, एक बार शांति से पढ़ लो। पहला पॉइंट रिकॉग्नाइज ही मत करो, दूसरा पॉइंट रिकॉग्नाइज कर लिया, अब अनसर्टेनिटी आ रही तो प्रोविजन बनाओ, तीसरा पॉइंट अमाउंट ही डिटरमाइन नहीं कर रहे, कुछ भी मत करो, रिकॉग्नाइज ही मत करो। किसी को प्रॉब्लम होगा तो अभी के भी बोलो मेरे को उसमें। चलेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, ठीक है। In addition to disclosures required by AS1 on disclosures and accounting policy, GCA है going concern consistency और accrual. Enterprise should also disclose the circumstances in which the revenue recognition has been postponed pending the resolution of certain uncertainties. आप postpone क्यों करें, जैसे केस नंबर 1 के अंदर मैंने बोला था कि अपन postpone कर रहे थे, क्यों postpone कर रहे हैं ये आपने disclose करना चाहिए, ठीक है, ओके। ये मैंने कल क्वेश्चन नंबर 1 दिया था आप लोगों को, रेपो अरेंजमेंट है, सेल ऑफ गुड्स नहीं रहता, अभी अपन लोग देख लेते। X Limited entered into an agreement with Y Limited for sale of goods costing rupees 2 lakh at a profit of 20% on sales. अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 20% ऑन सेल्स बोलेगा, पहली बात ये देख लो कैसा रहता, ये जो है कॉस्टिंग 2 lakhs, ठीक है, कॉस्टिंग 2 lakhs, 20% ऑन सेल्स कैसे कैलकुलेट कर लेते वो देख लो पहले, शायद ये आपको हुआ भी होगा क्वेश्चन में, शायद जिसका 20% दिया है उसको आपको 100 कंसीडर करना पड़ता है। जैसे सेलिंग प्राइस आपकी यहाँ पे कैसा रहेगा, 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट लिख लिया, सेल प्राइस लिख लिया, 20% ऑन सेल्स तो 20 लिख लिया प्रॉफिट, 100 लिख लिया सेल्स को, तो कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, सेल्स माइनस प्रॉफिट, सेल्स माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस 20 हो गया 80, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना ऑन हो गया ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 80 into 100, 1 जा 4 जा ये आता 25%, समझे क्या। इसके अंदर किसी को डाउट है, शेयर ये समझ लो नहीं का कि समझ लो, रोहित कृपलानी समझा के ये, सुकृता समझ लगा है, सर ओके, सिंपल है, जिसके ऊपर आपको परसेंटेज दिया है उसको 100 पर पकड़ लो, यहाँ पे सेल के ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल को 100, प्रॉफिट को 20, कॉस्ट को आगे 80, फिर 20 by 80 into 100 मतलब 25% ऑन कॉस्ट, तो कितना कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट हो गया आपका 2 लाख के ऊपर 25% मतलब आ गया वो 50,000, ओके।
एक्स लिमिटेड एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ वाई लिमिटेड फॉर सेल ऑफ गुड्स। एक्चुअली यहाँ पे गुड्स का सेलिंग परचेसिंग है कि नहीं? The sale transaction took place on 1/2/2011. On the same day, X Limited entered into another agreement with the Y Limited for repurchasing the same goods at 2.80 lakh. मतलब क्या हो गया? पहले क्या होगा? X Limited Y को गुड्स बेचेगा और फिर Y से डबल से वो खरीद लेगा। पहले सेल किया, बाद में परचेस किया। 2.5 में सेल किया, 2.8 में सेम गुड्स को रिपर्चेस कर लिया। इसको कौन सा एग्रीमेंट बोलते हैं आप लोग? रेपो रिपर्चेस एग्रीमेंट। पहले पैसे देने की एंट्री बाय बैंक टू एडवांस फ्रॉम बाय। तो ये क्या हो गया? देखो काय की एंट्री होगी, किसके बुक्स में करना है? स्टेट द ट्रीटमेंट फॉर एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर 2010-2011। पहले मेरे को किसके बुक्स में करने का है? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहले मेरे को पैसे आ गए, 2.5 लाख रुपए पैसे आ गए और उसके ऊपर किससे आए पैसे? लाइबिलिटी टू वाई, मतलब वाई की लाइबिलिटी खड़ा कर दो। मतलब क्या हो गया? बाय बैंक टू वाई, सिंपल टर्म्स। वाई से मैंने 2.5 लाख रुपए उधार ली, ठीक है? फिर 2.5 लाख रुपए उधार ली। कब उधार लिए रे बेटा? मैंने उधार लिए हुए है, तारीख कहाँ दी हुई? से ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ऑन 1/2/2011। 1/2/2011 के ऊपर यहाँ पे आपने किए हुआ है। कितने दिन के लिए लिया हुआ है? 1/2 से लेकर 1/8 यानी 6 महीने के लिए। अब 30,000 का जो ब्याज है, 30,000 का जो ब्याज है, 30,000 का जो ये ब्याज है, उसको आपको कितने दिन लेने का? देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 मंथ के लिए। तो 2 जो महीने हैं वो आपके 10-11 के अंदर है। 10-11 फाइनेंशियल ईयर 10-11 और 4 जो महीने हैं वो काय में जाने वाले? ऑफकोर्स 11-12 के। ठीक है? तो 30,000 के बैच को पहले 2 महीने का बैच 10-11 में, 4 महीने का बैच 11-12। समझ में आ रहा क्या? तो पहले 10,000 का बैच ये साल रिकॉग्नाइज कर लो और वो पीएनएल को ट्रांसफर कर डालो। समझे क्या आप लोग? फिर जिस दिन रिटर्न करेंगे तो एंटर रिवर्स हो जाएंगे, टू बैंक हो जाएगा और बाय वाई हो जाएगा और डबल से 20,000 का फाइनेंस चार्ज रहने वाला। गेटिंग माय पॉइंट? इन द देखो एट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 30/3/2011 आपने कितना एडवांस लिया है उनसे? 2.5 लाख का। 10,000 के फाइनेंस चार्जेस भी एक्रू हो गए, तो 2,60,000 आपको उनको देना है। समझ में आ रहा है? और अपने गुड्स वहां पे पड़े हुए हैं 2 लाख। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अंदर किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है इसमें? सर उन्होंने तो हाँ बोलो। सर उन्होंने तो वापस परचेस किया ना सर 2.8 लाख में। बेटा वो 11-12 में किया हुआ है, आपको पूछा 10-11 का है। उसकी एंट्री क्या होंगी? शेयर ही पता है, मालूम है? बाय वाई लिमिटेड टू बैंक। समझे क्या? बाय वाई टू बैंक। सर फिर उससे पहले टू आई लिमिटेड। हाँ हाँ समझा। क्या बाय बोल रहे? बैंक मतलब वाई को दिया। सर इसका टैक्स में कुछ इफेक्ट आता क्या? टैक्स में? सर हम इसका बेच रहे कम, हाँ हाँ हम बेच रहे कम भाव में और वही अपना गुड वापस ले रहे। सर परचेस सेल ही कॉस्ट नहीं है, बढ़ा रहे ये ना। सेल नहीं है, ये सेल नहीं है, ये रेपो अरेंजमेंट है। टैक्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। यस सर। गुड्स मतलब क्या? सिक्योरिटी करके गुड्स क्या पड़े हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। यस जब 1/8/2011 को एंट्री क्या होंगी मालूम है? बाय वाई टू बैंक। यस सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बाय वाई टू बैंक जब अपन लोग करेंगे तो वो एंट्री का अमाउंट कितना रहने वाला है? यस बोलो। अब अगले साल में अगले साल में 1/8/11 20,000। को 1/8/11 को जो एंट्री होंगी, कब होंगी? गया एंट्री 1/8/11 को एंट्री होने वाली है। क्या होंगी एंट्री? बाय वाई टू बैंक, है ना? ये एंट्री होंगी ना? समझ में आ रहा हर एक को? डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे अमाउंट कितना रहने वाला है? कौन बोलेगा? 30,000।
30,000। वेरी गुड, इतने जल्दी आंसर दे दिया आपने। 2,80,000। कौन था? 2,80,000 सर। यस, एक एक सर करके बोलो। हाँ। पेमेंट तो सोमेश बोलो तो। 2,80,000। वेरी गुड। 2,80,000 वापस करने का पहले तो प्रॉमिस हुआ था कि 30,000 से ब्याज देते उसको। समझ में आ रहा है कि 2.8 लाख वापस करना पड़ेगा उसको। 2.8 लाख वापस करना पड़ेगा, उससे कम कुछ नहीं। क्यों? अरे देखो, अपन ने उसको पहली बार अपन ने उससे लिए कितने थे? 2.5 लाख। फिर 10,000 के ब्याज होने की वजह से वो कितना हो गया? 2,60,000 हो गया 2 महीने में। 6 महीने बाद में ये एंट्री कितने की हो जाएंगे मालूम है? 10 के बाद में और 20 आएगा, 280 हो जाने वाले हैं। टोटल लाइबिलिटी मेरी 280 की है। समझ में आ रहा है कि तो मेरे को उसको वापस कितना देना पड़ेगा? 280। क्वेश्चन नंबर 2, 10-11 के पीएनएल के अंदर कितना ब्याज डेबिट होने वाला है? कौन बोलेगा? दर्शन पाड़िया बोलो। सर 10-11 के इसमें 2 साल में जा रहा है ना। 2,80,000 10-11 के पीएनएल में 2 महीने का ब्याज, 11-12 के पीएनएल Yes. में 4 महीने का ब्याज। 2 महीने का ब्याज कितना है बोलो? टोटल ब्याज कितना है दर्शन एक पाड़िया? मिनट 30,000। ठीक है, 30,000 को 6 से डिवाइड करो, कितना आता है दर्शन पाड़िया? तीस हजार को 5,000 6 आएगा। से डिवाइड करो। हाँ 5,000 5,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो 10,000। तो 10,000 आ गया 10-11 का। बचेगा कितना 1000 रह रहा फिर 11-12 का ब्याज 20,000। बराबर। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 10-11 कितना हो गया? 10,000। 11-12 का कितना हो गया? 20,000। बराबर, ठीक है। इसमें अंदर किसको डाउट है क्या? आप बोलो तो। अब किसको डाउट है इसमें? चलो आगे बढ़ते। किसी को डाउट नहीं है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा, कोई पूछा नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा। ठीक है, चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 7, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग थोड़ा, हाँ, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 60,000 विद नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। अगेन 25% ऑन सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो गया? देखो डबल सेल पता देते हैं यहाँ पे। 100 की सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इसके अंदर आ गया 25, तो कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? कॉस्ट आ जाती इसके अंदर आप लोगों की 75। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? तो 25/75 इंटू 100 आप लोगों को करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑन कॉस्ट। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? ये समझता क्या यार आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना ऑन कॉस्ट? ये किसको नहीं समझता? अभी बोलो तो। ये किसको नहीं समझता? ये आएगा 1 से, ये जाएगा 3 से, और ये आता आपको मालूम है कितना परसेंटेज आ रहा है ऑन कॉस्ट? 33.3। 33.33 हर एक को आता के निकालते हैं? किसी को नहीं आता होगा तो बोलो अभी मेरे को। अरे बोलो यार, 33.33 आता के हर एक को निकालते हैं? ओके, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपए विद प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस is included in the inventory as the delivery of the goods was postponed at the buyer request. क्या हो गया? delivery of the goods was postponed at the buyer request. समझ में आ रहा क्या? तो आपने उसको क्या कर लिया? इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड कर लिया। क्या ये बराबर किया? क्या नहीं? देखो डिलीवरी से पोस्टपोन करी, मेरे यहाँ से वॉशिंग मशीन में लेके चले गए, बोले हमारे रिनोवेशन का काम चालू है, अब वास्तु के दिन वॉशिंग मशीन लेके आ जाना, तो 20 दिन बाद मेरे दे दूंगा उसको। लेकिन क्या मेरा सेल नहीं हुआ? क्या नहीं, सेल तो हो गया। समझ में आ रहा? तो आपने उसको इन्वेंट्री में लेना चाहिए क्या? अरे हट, इन्वेंट्री में लेना ही नहीं चाहिए आप लोगों ने उसको। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? उसको इन्वेंट्री पे लेना ही नहीं है। आपने उसको 60,000 प्लस 33.33% ऑफ 60,000 विच इज इक्वल टू 80,000 आप लोगों ने रेवेन्यू मतलब सेल रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये सेल हो गया, इन्वेंट्री अपने आप पड़ी है, नो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री इज देयर। समझ में आ रहा है क्या? इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल, सेल हो गया है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। तो आपने सेल की एंट्री 80,000 की रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। सर ये 80,000 कहां से जा रहा है बार बार? अरे बेटा 60,000 का कॉस्ट प्लस 33.33% उस पे का प्रॉफिट, टोटल आ गया आपका 80,000 का।
समझ में आ रहा है कि तो 80,000 का आपने कर लेना चाहिए और उतने से इन्वेंट्री को कम बताना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। हाँ, M Limited manufactures machineries used in steel plants. Okay, it quotes price in the various tenders issued by the steel plants. Okay, as per the terms of contract, full price of the machinery is not released by the steel plant, but 10% thereof is retained and paid after 1 year. जैसे मैं 100 का माल बेचता हूँ स्टील प्लांट को, सामने वाला 90 देता, 10% बाद में देता। ठीक है। The company accounts for only 90% of the invoice value as sales income and the balance amount in the year of receipt to the extent of actual receipt only. क्या हो रहा, मैं माल कितने का बेच रहा, मैं माल तो पूरा 100 रुपए का बेच रहा, लेकिन सामने वाले रिटेंशन करके रख देता 10%, बोले बाद में मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा नहीं? इसका मतलब कि सेल नहीं हुआ कि 10% का या 90% ही सेल हो रहा क्या? नहीं, मेरा सेल तो 100% हो रहा है। तो जो कंपनी कर रही है 10% कम कर रही रेवेन्यू रिकग्नाइज हर साल, वो गलत कर रही है। आपने पूरा की पूरा इनवॉइस अमाउंट का सेल रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और आपको कुछ लगता है कुछ गड़बड़ होंगे, बोले कम देंगे ज्यादा देंगे, तो प्रोविजन बना लो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। समझ में आ रहा क्या? क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि आपको काट के दे दे 10% हमेशा, वो नहीं,